नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ही शानदार साबित होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम को बेहतरीन बनाने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, इसलिए ज़रूर आप सभी विद्यार्थी अंत तक इस वीडियो में बने रहें। देखिए, पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर कहता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना, ये फर्स्ट प्रश्न में कहता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में बाबू 7 रंग होता है। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा ना, आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन जो है ऊष्मा का कुचालक है। तो देखिए, लेड जो है ना, लेड, ये ऊष्मा का दोस्तों कुचालक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, चांदी जो है बाबू, चांदी ये दोस्तों ऊष्मा का सुचालक है। लोहा भी दोस्तों ऊष्मा का सुचालक है, और कॉपर भी दोस्तों ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है, मगर लेड जो है ये क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। तो ऑप्शन ए हमारा बाबू यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आराम आराम से सारे प्रश्न को हम आपको बताते चलेंगे, ध्यानपूर्वक बस आप देखिए। कहता है कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। विटामिन बी के कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है। जिस इंसान को विटामिन बी का कमी होगा उससे कौन सा रोग होगा, तो बेरी होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिएगा, चौथा प्रश्न यहाँ पर कहता है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये चौथा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा गया है। तो दाढ़ी बनाने में दोस्तों किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर दाढ़ी बनाने के लिए लिखा है ना बाबू, कभी कभी हजामत बनाने के लिए भी लिखता है। हजामत बनाने के लिए कहे या दाढ़ी बनाने के लिए कहे, दोनों बात बराबर ही है। ठीक है ना। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि हजामत बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो भी आपको अवतल दर्पण ही लगाना है आंसर। ठीक है ना। और एक बात और यहाँ पर आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। जो आप मोटरसाइकिल चलाते हैं दोस्तों, बाइक चलाते हैं रोड पर ही, उसमें जो साइड मिरर लगा हुआ रहता है दोस्तों, वो कौन दर्पण होता है। जो साइड मिरर में जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो कौन दर्पण रहता है, तो वो उत्तल दर्पण रहता है। इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि साइड मिरर में जो लगा हुआ रहता है वो कौन दर्पण रहता है, तो उत्तल दर्पण रहता है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अगला देखिए बाबू, 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। कहता है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, तो NaCl होता है। NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कहता है 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, जिस इंसान को दूरदृष्टि दोष हुआ रहता है ना, तो उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है ना, मगर निकट की वस्तु उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है इस प्रश्न में कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि दोष जिस इंसान को हो रहेगा वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। तो ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और जिस इंसान को दूरदृष्टि दोष हो रहा था बाबू, वो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए, 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि लेंस का क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। लेंस का क्षमता का SI मात्रक जो है क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। इसको आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 8 नंबर कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है। आपको बताना है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है बाबू, वो वृषण में होता है। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर देखिए, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों, यानी कि लिथियम और सोडियम दोनों हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखिए, 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10वां नंबर भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 किलोवाट घंटा जो दोस्तों तुल्य है ये किसका है, तो 3.6 × 10⁶ जूल का है, ठीक है। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा तुल्य है तो 3.6 × 10⁶ जूल का है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिएगा यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न कहता है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। व्यंजक चूर्ण का बाबू रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर। आप सभी विद्यार्थी से दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ बाबू, मैं अपना भाई समझते हुए मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर जो बाबू आप 2024 बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो अभी से आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे पढ़ने का पहले स्टार्ट कीजिए। पहले 2 घंटा पढ़ने के लिए एकदम अच्छे तरीके से कोशिश कीजिए, फिर 4 घंटा पढ़ने की कोशिश कीजिए, फिर 6 घंटा पढ़ने की कोशिश कीजिए। इस तरह से धीरे धीरे पढ़ाते जाइए बाबू और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। सारा सब्जेक्ट को बैलेंस करके अच्छी तरीके से पढ़ाई अभी से कीजिएगा बाबू, तो 2024 बोर्ड एग्जाम में आपको 480 प्लस प्राप्त अंक करने से कोई आपको नहीं रोकेगा, ठीक है। मन से पढ़ाई कीजिए। देखिए बहुत परेशानी से दोस्तों माता पिता आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं कि हमारा बेटा पढ़ेगा या बेटी पढ़ेगी तो आने वाला कल में हमारा गरीबी से जो हम आज जूझ रहे हैं इस गरीबी से हमारा बेटा बेटी निकालेगी। तो बातों को समझिए बाबू। 1 रुपया जो आपको खर्चा दे रहे हैं ट्यूशन के लिए, कपड़ा के लिए, बुक के लिए, तो ये सब बहुत कष्ट से आता है बाबू, ठीक ना। इस बात को समझिए और अच्छे तरीके से मेहनत करके जीवन में खूब तरक्की कीजिए। माता पिता का दोस्तों आप नाम रोशन कीजिए ताकि आने वाले समय में माता पिता आप पर गर्व करें कि हमारा बेटा बेटी बहुत बेहतर किया, ठीक है ना। समय बर्बाद ऐसी दोस्तों टाइम को बर्बाद नहीं करना, क्योंकि टाइम बाबू एक बार बीत जाता है तो जीवन में कभी लौट कर नहीं आता है। इस बात को अच्छी तरीके से समझिएगा। एक बार आपका लाइफ से 2024 बोर्ड एग्जाम चला जाएगा ना तो पूरे जीवन में फिर से 2024 बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का लौट कर नहीं आएगा बाबू। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए जितना आपके पास मेहनत करने की क्षमता है पूरा झोंक दीजिए और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और माता पिता को दोस्तों हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए और उनका दोस्तों नाम रोशन कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखिए कहता है कि कमरे के ताप पर लिखता है कौन दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा गलती बोल दिए, कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। ये प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक ना। आपको देखिए यहाँ पर बताना है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो दोस्तों कौन होता है, पारा होता है, जिसको हम Hg बोलते हैं। Hg यानी कि डिनोट Hg से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ब्रोमीन अधातु की दोस्तों अवस्था जो होती है वो कैसी होती है, तो द्रव होती है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में घरेलू प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको देखिए इसमें बताना है कि भारत में घरेलू प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति है तब 50 हर्ट्ज है बाबू, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे में साइन आर होता है। बाबू अच्छे तरीके से याद रखिएगा, साइन आई बटे में साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16 नंबर कहता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों, तो तंत्रिका कोशिका होती है। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला कौन है, 17 नंबर है ना, कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क जो हमारा है बाबू वो उत्तरदायी होता है, तो सोचने के लिए भी देखिए उत्तरदायी होता है, और हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है। ठीक है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी के लिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो मस्तिष्क हमारा है बाबू उत्तरदायी होता है सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी के लिए, यानी कि तीनों, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हुआ। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, तो देखिए बाबू पहले ये समझिए कि उभयलिंगी जंतु जो है वो किससे कहते हैं, तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है ना बाबू, उसे हम उभयलिंगी जंतु कहते हैं। ठीक ना, तो केचुआ हम देखिए मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है, तो केचुआ जो हमारा है ना ये उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 19 नंबर कहता है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होती है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है बाबू कितने प्रकार के होती है, तो 3 प्रकार के होती है। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होती है, तो 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि पीतल जो है बाबू पीतल ये किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक का दोस्तों मिश्र धातु है पीतल। ठीक है ना, कॉपर जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, जिंक जिसको जेड से डिनोट करते हैं, तो कॉपर प्लस जिंक का जो मिश्रण है हमारा क्या है, पीतल जो मिश्रण है बाबू किसका है, तो कॉपर और जिंक का है। ठीक ना, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो आंसर आपको सही लगेगा, डरिएगा नहीं बाबू कि हमारा गलत हो जाएगा, जवाब आप जरूर दीजिएगा, आपका रिप्लाई हम देंगे। ठीक ना, देखिए प्रश्न में आपको बताना है कि कार्बन की परमाणु संख्या है, कार्बन की दोस्तों परमाणु संख्या है कितना है, 6 है कि 8 है कि 9 है कि 11 है। तो जो ऑप्शन सही लगेगा जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे। ठीक ना, और बाबू अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज ग्रहण कर सकें। और चैनल पर नए हैं बाबू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिलता रहे। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन से पढ़ाई कीजिए, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ दोस्तों लगातार पढ़ाई करते रहिए कि हमको जीवन में बहुत तरक्की करना है, बहुत आगे बढ़ना है और बहुत जल्द बढ़ना है। ठीक ना, और माता पिता का दोस्तों इस देश में नाम रोशन करना है। ठीक ना, इसलिए जितना आपसे मेहनत हो सकता है बाबू उतना ज़रूर कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए बाबू। अच्छे तरीके से मेहनत अगर जो आप कीजिएगा तो आने वाला समय में आप बहुत बेहतर बनिएगा, आने वाला ज़िंदगी आपका बहुत ही शानदार होगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।